हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन का लेक्चर 1। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि जैविक प्रक्रिया क्या होता है, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन। इसके पश्चात हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। जैविक प्रक्रिया, तो जैविक प्रक्रिया क्या होता है? तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जीवों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया होता है, उसी को ही जैविक प्रक्रिया कहते हैं। जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो जीवों के द्वारा होने वाली जो प्रक्रिया होता है उसी को ही जैविक प्रक्रिया कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि पोषण हो गया, परिवहन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन, ये सभी क्या है? जैविक प्रक्रिया है। ओके, पोषण जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो चलिए पोषण के बारे में जानते हैं कि पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं व उपयोग करते हैं, इस प्रकार के जो प्रक्रिया होता है उसको पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं व उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार के जो प्रक्रिया होता है उसको पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट। ओके, एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ओके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना यौगिक होता है। ओके, इसी प्रकार प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, जल, ये सभी पोषक तत्व है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पोषण या फिर जो पोषक तत्व हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी सजीव या फिर जो जीव जंतु होता है वह किससे मिलकर बना होता है? वह सेल अर्थात कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका के साथ मिलकर बना होता है। अर्थात जितने भी जीव जंतु होता है वह कोशिका से मिलकर बना होता है और इन कोशिका को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। ओके, तो जितने भी कोशिका होता है इनको जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, इस प्रकार से जीव में कोशिका को जीवित रखने के लिए पोषण की जरूरत होता है, क्योंकि जो पोषण होता है यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि भोजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी वजह से जो सजीव हो क्या होता है? वह स्वस्थ रहता है एवं वृद्धि एवं विकास करते हैं। तो इस वजह से हमको पोषण के लिए होता है, इस वजह से क्या है? जितने भी जीव जंतु होता है उसके लिए पोषण अति आवश्यक होता है। ओके, परिवहन जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। तो चलिए परिवहन के बारे में जानते हैं कि परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान या किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले, तो जैसे कि आप लोग अभी क्या है, मान लीजिए आप घर में हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप घर में हैं, वो क्या आपका एक स्थान हो गया, और आप लोग स्कूल जाते हैं वो आपका दूसरा स्थान हो गया। अर्थात आप लोग घर से स्कूल जाते हैं वे आपका क्या होगा? परिवहन होगा। ठीक इसी प्रकार किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ओके, तो परिवहन या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह जीवों के शरीर के अंदर परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। ओके, परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जीवों में उपस्थित अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर जो परिवहन तंत्र होता है उसके द्वारा यह होता है। यह पदार्थों को एक स्थान से दूसरे तक ले जाने का काम करता है। कौन? वह है परिवहन तंत्र। ओके, तो परिवहन तंत्र किसके द्वारा जाता है? तो यह हमारे शरीर का जो परिवहन तंत्र होता है वह रक्त होता है। ओके, हमारे शरीर का परिवहन तंत्र क्या होता है? वह रक्त होता है, जिसको इंग्लिश में ब्लड के नाम से जाना जाता है, जिसको सामान्य भाषा में खून भी कहते हैं। तो हमारे जो शरीर का जो परिवहन तंत्र कौन है? तो वह है रक्त है। ओके, रक्त क्या होता है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन होता है। अर्थात जो रक्त है उसके द्वारा क्या है? कोई भी पदार्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को परिवहन के बारे में समझ आया होगा कि परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ओके, श्वसन जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। तो चलिए श्वसन के बारे में जानते हैं कि रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है। जैसे कि श्वसन अर्थात सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। श्वसन किसे कहते हैं? तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसी को ही श्वसन बोला जाता है। ओके,
जिससे कि हम वातावरण से क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, अर्थात हम वातावरण से क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ओके, हम ऑक्सीजन गैस क्या लेते हैं, श्वास के रूप से लेते हैं, अर्थात श्वसन के रूप में लेते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं इससे क्या है, कार्बनिक पदार्थ होता है, जो भोजन होता है वह क्या होता है, वह विघटित होता है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है कितना होता है, वो C6H12O6। ओके, ये क्या है, ग्लूकोज। जब हम ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, श्वसन के द्वारा लेते हैं, तो यह आपस में क्रिया करके क्या करता है, हमको ऊर्जा देता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह जीरो द्वारा वायु में से क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो श्वसन कहलाता है, तथा इस क्रिया में जो बनी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है या श्वास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, और जो श्वसन की प्रक्रिया इसके द्वारा ही जो शरीर में ऊर्जा पैदा होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि श्वसन से क्या ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो जो पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इसका क्या होता है, विघटन होता है, तो हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एवं जो बनने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह हमारे श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रिएशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सक्रिएशन। ओके, तो चलिए उत्सर्जन के बारे में जानते हैं कि उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन क्या होता है। शरीर में होने वाली उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों का निर्माण होता है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन कहलाता है। अर्थात उत्सर्जन क्या कहलाता है, तो जो हमारे शरीर में जो बनने वाली जो अनावश्यक पदार्थ होता है को उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होता है वो उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन के द्वारा होता है। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि जो जो अंग उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है उसको उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग किसे बोलते हैं, तो जो पदार्थ शरीर से क्या है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है उसको उत्सर्जी अंग बोला जाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि शरीर के भीतर प्रोटीन के अपचयन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अमोनिया, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन सभी हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ओके, यही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार से आप लोग भी इसका डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है, तो शरीर के भीतर प्रोटीन के अपचयन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो क्रिया है वही उत्सर्जन कहलाता है। ओके, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम के द्वारा होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में समझ आया होगा कि पोषण क्या होता है, परिवहन क्या होता है, श्वसन क्या होता है एवं उत्सर्जन क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सभी सजीवों में कुछ प्रक्रिया जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि होती है जो उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ओके, तो इस प्रकार से जितने भी सजीव होते हैं, जो जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म होता है उनके लिए क्या है, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन ये सभी क्रिया होना बहुत ही आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। ओके, तो इन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण में इस रिएक्शन में देख सकते हैं, ये क्या उदाहरण के लिए हम लोग भोजन के रूप में क्या ग्लूकोज को लेते हैं, तो इस प्रकार से क्या हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है, क्या सभी सजीव एक ही स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होता है, उत्पादक होते हैं। उत्पादक अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी अपार्ट फ्रॉम जो पेड़ पौधे के अपार्ट फ्रॉम जो पेड़ पौधे के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव होता है वो क्या होता है, वह उपभोक्ता अर्थात वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। इस प्रकार से जितने भी सभी सजीव एक ही स्रोत अर्थात पेड़ पौधे से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमने खाद्य जालों में भी अध्ययन किया है कि पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन की स्रोत है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने खाद्य जाल चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन के स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं। ओके, इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। ओके, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जो सौर ऊर्जा का संग्रहण था
सूर्य की ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इस वजह से इसको उत्पादक कहा जाता है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझते हैं। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पूर्णहरित क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। यह प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए इसको क्या है, एक रिएक्शन के द्वारा अर्थात इसके समीकरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कि इसका जो समीकरण है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, इसके पश्चात क्या होता है, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पर्णहरित एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 का निर्माण करता है। साथ ही यह ऑक्सीजन गैस देता है, इसके साथ ही जल का निर्माण करता है 6H2O। ओके, तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो हमको मिलता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, अर्थात 6CO2 प्लस 12H2 क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का भी निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पर कार्बन क्या है, 6 कार्बन है, तो यहाँ पर C6 लिखे, और ऑक्सीजन क्या है 12H2 अर्थात 12 दूनी 24, अर्थात 24 क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आया और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया 24 हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 दूनी 12 था 24 है, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 12 6 18 और कितना 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इस प्रकार से 18 और 6 कितना हो गया 24। अर्थात इस प्रकार से जो इक्वेशन है उसको संतुलित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। ओके, तो आप लोग इसकी अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R, अथवा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6CO2 प्लस 6H2, यहाँ पर 12H2O न लिखकर 6H2O के साथ भी कराते हैं, तो यह पर्णहरित क्लोरोफिल, ओके, इसको क्लोरोफिल बोला जाता है। पर्णहरित एवं सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन का मुक्त करता है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से पर्णहरित एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, और जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि कार्बन के जो पदार्थ होता है, जो कार्बन के जो यौगिक होता है उसी को ही कार्बनिक पदार्थ बोला जाता है। जैसे कि हम लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन है, तो इस प्रकार से कार्बन की क्या है यौगिक, तो इसी को बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ। अर्थात यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण होता है और इन्हें उत्पादक कहा जाता है। इस वजह से जो पेड़ पौधा होता है उसको उत्पादक कहा जाता है, अर्थात वह अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। ओके, समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर है। ओके, तो जितने भी उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहता है वो सभी क्या कहलाता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता किस पर डिपेंड रहता है, वह उत्पादकों पर ही निर्भर रहता है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जैविक प्रक्रियाओं में समानता के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर है, जैसे कि पोषण की प्रक्रिया में। ओके, उत्पादकों अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें, और उपभोक्ता जो अन्य जीव होता है जो पेड़ पौधे पर डिपेंड रहता है उसमें क्या है, जैविक प्रक्रियाओं में समानता के साथ साथ भी कुछ बुनियादी अंतर होता है, जैसे कि पोषण की प्रक्रिया में। अधिकांश पौधे उत्पादकों में पोषण का पहला चरण कुछ सामान्य पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि। ओके, तो जैसे कि अधिकांश पौधों में जो पोषण का जो पहला चरण वो किसी सामान्य पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, इन सभी से क्या होता है, इसका जो पोषण की प्रक्रिया वह प्रारंभ होता है। इसके विपरीत अधिकांश जंतुओं उपभोक्ताओं का पोषण जटिल पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि से शुरू होता है, किंतु जो अधिकांश जंतु या फिर जो उपभोक्ता होता है उसका जो पोषण का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो पोषण का जो शुरुआत होता है वह जटिल पदार्थों जैसे
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं आदि से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर C6H12O6 ये ग्लूकोज, यही से इसका जो पोषण की प्रक्रिया है वह प्रारंभ होता है। पौधों और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए विशेषण तंत्रों की व्यवस्था। ओके, तो पौधों और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित क्या है, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अलग अलग तंत्र क्या है की व्यवस्था होती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन क्या होता है। ओके, तो आप लोग इसमें आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो फरवरी के पश्चात मार्च में है, तो जैसे कि हमारा जो सिलेबस है वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं कल से आप लोगों को क्या है अलग अलग चैप्टर वाइज, उसकी पार्ट वाइज आप लोगों को मैं कम से कम 8 से 9 वीडियो प्रोवाइड करूँगा इन अ सिंगल डे, एक दिन में। तो आई होप आप लोग, ताकि जो हमारा सिलेबस है वह जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा कि जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।